नमस्कार, एमपीएस टॉक शो पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गार्गी। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों की मानसिकता के विषय पर। यह बहुत ही कड़वा सत्य है कि आज हम यंग हैं तो कल बुजुर्ग भी होंगे। यह हमारे बुजुर्गों की देन है कि आज हम हैं, कल हमारी देन होगी कि और लोग होंगे। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सौरभ टंडन जी हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं, मशहूर मनोचिकित्सक हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बुढ़ापे में बुजुर्गों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर बात करने के लिए चलिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ टंडन जी। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे टॉक शो में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि बुढ़ापे में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, सही बात तो ये है कि बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है कुछ छोटी मोटी परेशानियां उसको घेरना शुरू कर देती हैं। जैसे आंखों का कमज़ोर होना, कानों से कम सुनाई देना, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में गठिया का दर्द। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, लगभग सभी व्यक्ति को एक उम्र के बाद धीरे धीरे होना शुरू हो जाती हैं। परंतु एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है याददाश्त में कमी। ज़्यादातर 60-65 साल की उम्र के बाद व्यक्ति में याददाश्त की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है आदमी को कोई न कोई शारीरिक व्याधि घेरना शुरू कर देती है। जी सर, ये बताइए कि वृद्धावस्था में एक उम्र के बाद रोग उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। वृद्धावस्था के जिन रोगों के हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ज़्यादातर तो वो 60-65 साल की उम्र के बाद ही शुरू होते हैं। तो अब इसमें जब आँख कान और ये सब की जो बीमारियां हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो बीमारियां आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं उनका मुख्य कारण होता है कि आपकी जो नसें हैं, जो दिमाग की नसें हैं, जो दिमाग की नर्व्स हैं, उसमें थोड़ा सा संकुचन होने लगता है। उसकी वजह से याददाश्त में कमी या पार्किंसंस जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, या अल्जाइमर डिजीज़ जैसी नाम की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्ग वृद्धावस्था में जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, ऐसे जोड़ों का दर्द, ऐसे बहुत से रोग वृद्धावस्था में आते हैं। तो क्या इसके उपाय हैं, इससे बचा जा सकता है? देखिए, जितनी भी बीमारियों का मैंने अभी तक जिक्र किया है इनसे आप बच तो नहीं सकते हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ों का आप बचाव कर सकते हैं जिससे कि वो कम हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशान न करें। अब जैसे आँख है या कान की है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर अपना खान पान अच्छा रखेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे, काम धाम ठीक से करते रहेंगे, खाना ठीक से खाएंगे, समय पे सोना जगना आपका रहेगा, किसी नशे का सेवन नहीं करेंगे, तो यह सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत देर में आपके सामने अपीयर करेंगी। जहाँ तक हार्ट और किडनी का सवाल है, तो उसके लिए डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को आप अगर समय रहते उनका इलाज करते जाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस इनके हार्ट और किडनी के आपके सामने नहीं आएंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि बुढ़ापे में जैसा कि आपने बताया कि मानसिक बीमारी, मतलब उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो ऐसे में घर वालों को क्या करना चाहिए कि कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो? क्या इसमें घर वालों का भी रोल है ज़्यादातर? देखिए, सबसे पहले तो इन बीमारियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। समस्या यहाँ पे यही आती है सबसे पहले कि ये जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं बुढ़ापे की अवस्था में, ये लोग पहचान नहीं पाते हैं। अब जैसे छोटा सा उदाहरण है कि आपका डिमेंशिया हो रहा है, भूलने की बीमारी शुरू हुई, तो घर वाले समझ ही नहीं पाते कि मरीज जो है वो भूल रहा है चीज़ों को। मरीज का जैसा भी व्यवहार होता है, जैसी भी बातें होती हैं, वो उनको जो है ये नहीं समझ पाता कि वो इनको भूल रहे हैं। तो ध्यान से ये देखना चाहिए, अगर 65-60 की उम्र के बाद जो है कुछ अजीब तरीके की बातें कभी कभी अगर पेशेंट के मुंह से निकल रही हैं, तो ऐसे में ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या उनकी याददाश्त वास्तव में चली गई है या चली नहीं गई है या धीरे धीरे जा रही है, जिसकी वजह से ये कुछ इस टाइप का अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं या अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि डिमेंशिया और पार्किंसन होता क्या है? देखिए, डिमेंशिया और पार्किंसंस जो हैं ये एक मानसिक बीमारियां हैं जो कि आपकी उम्र के साथ साथ डेवलप होती हैं, जिसमें दिमाग के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की नर्व्स
जो है वो डैमेज हो जाती हैं या सूख जाती हैं किन्हीं वजहों से, तो उसकी वजह से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। डिमेंशिया में मुख्य लक्षण होता है आदमी भूलने लगता है। वो शुरुआत होती है छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि उसने अपना चश्मा कहाँ रख के भूल गया, अपना मोबाइल कहाँ रख के भूल गया, रिमोट कंट्रोल कहाँ भूल गया। धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। वो फिर आदमी भूलने लगता है कि आज सुबह उसने क्या खाया था, कल शाम को कहाँ गया था, कल किससे मिला था। फिर और जब बीमारी बढ़ती है तो वो अपने रिश्तेदारों को पहचानना भूल जाता है। जो दूर के रिश्तेदार हैं पहले उनके नाम भूल जाता है। हो सकता है शक्ल से पहचानता रहे पर नाम भूल जाता है। और यही चीज़ जब आगे बढ़ जाती है तो एक स्टेज ये आ जाती है कि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों तक को पहचानना भूल जाता है। पहले नाम भूलेगा, उसके बाद फिर उनकी शक्लों तक को भूल जाता है। बच्चों को अपना भाई बताएगा, भाई को अपना बच्चा बता देगा। इस तरीके से उसकी याददाश्त धीरे धीरे जाने लगती है। और पार्किंसंस में ये जो है शरीर में कंपन पैदा हो जाते हैं। पार्किंसंस की बीमारी में पूरे शरीर में धीरे धीरे, पहले हाथों से शुरू होता है, पैरों से शुरू होता है, फिर पूरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगता है। और कांपते कांपते फिर वो एक तरीके का एक स्पेशल टाइप का फिगर सा बन जाता है, जिसको हम लोग पार्किंसंस फेस कहते हैं, जिसमें आप भावना शून्य चेहरा हो जाता है। व्यक्ति को देख करके उसकी भावनाओं का अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है। वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इससे परिवार में तो बहुत समस्याएं उत्पन्न होती होंगी। हाँ, परिवार में इससे बहुत समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि अब जैसे जब भावना शून्य चेहरा हो गया तो लोग जो उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो उसको उसके साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कंपन हो रहा है हाथ में तो व्यक्ति खाना ठीक से नहीं खा पाएगा, हाथ से खाना गिर जाएगा, दाढ़ी नहीं बना पाएगा। और जो महीन काम है जैसे लिखना है, लिख नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी समस्या आएगी बैंक की, क्योंकि जब आपके पार्किंसंस हो गया तो ऐसी स्थिति में हाथ में कंपन चालू हो गया। जब हाथ में कंपन चालू हो गया तो फिर आप बैंक का सिग्नेचर कैसे करोगे, आपकी आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगी, बैंक से आप पैसा कैसे निकालोगे। तो ऐसी स्थिति में आइडेंटिफाई अगर आपने पहले कर लिया कि कोई बीमारी डेवलप हो रही है तो समय रहते बैंक में जा कर के आप साइन चेंज करा सकते हैं, साइन को अंगूठे में परिवर्तित करवा सकते हैं, अंगूठे के निशान पे। और इसी ढंग से जब डिमेंशिया वाली स्थिति है उसमें जब आदमी चीज़ों को भूलने लगेगा तो बहुत से अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स उसने कहाँ रखे हैं, पैसा कहाँ रखा है, किन जगहों पे उसने इन्वेस्टमेंट किया, ये सब चीज़ें धीरे धीरे वो भूलने लगेगा। तो बाद में जब उसको ज़रूरत होगी तो कहीं से उनको निकाला नहीं जा सकता। तो आप जल्दी से जल्दी अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उन चीज़ों को व्यक्ति से समझ लें, पूछ लें, जिससे कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मनी है और बाकी सारी चीज़ें जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है उनका लॉस ना होने पाए। तो सर क्या इसका उपाय नहीं है, इससे बचाव के उपाय? देखिए, पार्किंसंस और डिमेंशिया या और कोई इस टाइप की जो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, इससे बचने का कोई उपाय तो नहीं है। बस सिर्फ हम लोग जो है ये कह सकते हैं कि अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, खाने में आप ताज़े फलों का रस और नट्स लेते हैं तो धीरे ये चीज़ थोड़ा डिले हो जाती है। जो चीज़ 65 साल में डैमेज हो रहा है वो हो सकता है 75 साल में डैमेज हो, लेकिन डैमेज कुछ ना कुछ तो होगा ही। प्लस दूसरा, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। किसी में 60 साल की उम्र में डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, किसी में 80-90 साल की उम्र तक डैमेज नहीं होता। इसलिए पहचानना ज़रूरी है और दिमाग में इस बात को रखना ज़रूरी है कि ऐसा भी उम्र बढ़ने के साथ हो सकता है। जैसे कि आपने बताया तमाम बीमारियों के बारे में, तो इससे बचाव के लिए बुजुर्ग को क्या करना चाहिए या घर वालों को क्या करना चाहिए इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए, उपाय के लिए? देखिए, बचाव के लिए तो जैसे मैंने बताया कि आपको खाना पीने का ध्यान देना है, ताज़े फलों का रस लेना है, नट्स लेना है, अपनी जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या और जो जनरल बीमारियां हैं उनकी दवाइयां समय पे लेना, ये तो मेडिकल पार्ट हो गया। पर इसके अलावा आपको और दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना है, जैसे कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स को आपको सही समय पर सब उनको क्लियरिफाई करना है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, इन सब चीज़ों को आपको समय रहते उसको आपको अपने कंट्रोल में ले लेना पड़ेगा। सर आपने बताया, तो इसमें घर वालों का रोल ज़्यादा होना चाहिए? हाँ, घर वालों का ही रोल है, क्योंकि वो व्यक्ति तो भूल रहा है, वो व्यक्ति तो धीरे धीरे चीज़ों को भूल रहा है, इसलिए रोल तो घर वालों का ही ज़्यादा है। पर सर ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है, आपको भी पता होगा कि लोग एक समय के बाद अपने घर के सदस्य को, बुजुर्ग सदस्य को बोझ समझने लगते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे में बुजुर्ग व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होती होगी? देखिए, इसमें सबसे पहले चीज़ तो हम बीमारियों की बात करेंगे। तो जब बीमारी पैदा हो रही है तो इन चीज़ों के साथ जो भूल रहा है या कंपन हो रहा है या वो अपने काम नहीं कर पा रहा है,
उसके साथ साथ एक चीज़ और डेवलप होती है जिसको कहते हैं कि आपका व्यवहार भी चेंज होने लगता है। जी। जब व्यक्ति भूलने लगता है तो खिसियाने लगता है, खिसियाता है, गुस्सा करता है, ठीक है, गुस्सा करेगा, फिर उसके बाद वो जो चीज़ें भूलेगा उनको छुपाने के लिए झूठ बोलेगा। तो अगर आपने नहीं पहचाना है चीज़ों को तो ये दो चीज़ें और आपके सामने आ जाएंगी कि व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगेगा और बार बार पे झूठ बोलने लगेगा। तो ऐसे में अगर घर वालों ने इस बात को समझा नहीं, इस बात को पहचाना नहीं, तो दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं कि फिर वो घर में लड़ाई झगड़ा टेंशन का माहौल हो जाएगा। वो उन्होंने झूठ बोला, घर वाले समझ रहे हैं ये झूठ किस पर्पज से बोल रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति भूल गया है, उस भूल को ढकने के लिए झूठ बोल रहा है। या ये व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, जो चीज़ें वो पहले काम कर लेता था, उनको अच्छे से कर लेता था, अब नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो खिसिया रहा है, चिड़चिड़ा रहा है। तो इनिशियल प्रॉब्लम तो ये आती है जो कि डिजीज की वजह से आती है। और इसके साथ साथ जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो जो झूठ बोलने वाली प्रक्रिया है वो थोड़ा सा हेलुसिनेशंस में भी कभी कभी के रूप में दिखाई देती है। जैसे मरीज कह रहा है कि हाँ फलाने अभी आए थे, यहाँ आए थे, मुझसे बैठ के बात करके चले गए, और आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहा है वो तो आज सालों पहले मर चुका है। अब एक 80 साल की महिला अगर ये बोल रही है कि मेरी माँ अभी आई थी और हमसे मिलकर के चली गई, तो आप क्या समझेंगे? ये हेलुसिनेशन है। वो उसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, वो उस एज पे अपने पहुंच गई है, वो 20 साल की उम्र के हिसाब से सोच रही है कि उसकी माँ उससे आई और मिलकर के चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम लोग इग्नोर अगर करते जाएंगे तो चीज़ें और बड़ी होती जाएंगी, और उसका नतीजा ये होगा कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसको आप लोग इग्नोर करने लगोगे, उसके साथ उसकी बेइज्जती करने लगोगे, उसको ऊट-पटांग बोलने लगोगे, क्योंकि आप भी नहीं समझ रहे हो कि वो बीमार है। वो तो नहीं जान रहा है, पर आप भी नहीं जान रहे हो कि वो बीमार है। अगर एक बार आप समझोगे कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, तभी आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकोगे। और ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट संभव नहीं है, ट्रीटमेंट भी संभव है, ठीक है। 100% इम्प्रूवमेंट नहीं होता इन चीज़ों में, लेकिन चीज़ों को इतना तो कंट्रोल किया ही जा सकता है कि लाइफ जो है आसान तरीके से चल सके। अक्सर देखा जाता है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों को कुपोषण का भी बीमारी हो जाती है, कुपोषण की भी बीमारी। तो ऐसे में घर और परिवार वालों की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, कुपोषण होता क्यों है? हाँ सर। कुपोषण होता इसीलिए है कि जब व्यक्ति जिद करता है नहीं मुझे यही चीज खानी है, या मैं ये नहीं खाऊंगा, या मैं सिर्फ वही चीज खाऊंगा, तो अब चूंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी तो हो ही जाता है। अब वो चूंकि बड़ा है परिवार में तो जिद भी कर सकता है, अपनी बात भी दृढ़ता के साथ कह सकता है कि नहीं मैं बस यही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। बच्चों जैसा स्वभाव होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में कुपोषण होना स्वाभाविक है। अब अगर कोई व्यक्ति कहेगा नहीं मैं सिर्फ मीठा खाऊंगा, मुझे तुम सिर्फ मिठाई ला के दो, मुझे सिर्फ दूध दलिया दो, मुझे सिर्फ ये जूस बना के दो, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो कुपोषण में चला ही जाएगा। अगर उसके शरीर में मिनरल्स नहीं गए, नमक नहीं गया और आटा और मैदे जैसी की चीज़ें नहीं गई, तो अल्टीमेटली वो उसको कुपोषण में जाना ही जाना है। और फिर दूसरे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती हैं। वो वृद्ध व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है, या वो उतना अरेंज नहीं कर सकता, उसका उतना इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना पूरा एक प्रॉपर मील को अरेंज कर सके, मंगा सके, तो जो सामने पड़ा उसको खा के पेट भर लिया, उस वजह से भी कुपोषण होता है। और ये सब चीज़ें आगे अल्टीमेटली ब्रेन पे तो असर डालती ही डालती हैं, क्योंकि एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिलीरियम, वो अक्सर करके कुपोषण की वजह से ही होती है वृद्धों में। अच्छा, बीमारियों पे तो काफी बातचीत कर लिया। अब सर ये बताइए कि वृद्धावस्था में जैसे कि लोग मानसिक बीमारियों में क्या झेलना पड़ता है? मानसिक देखिए, अभी तक तो जो बातें हम लोग ने करी वो मुख्य रूप से वो समस्याएं ऐसी थी जो कि ब्रेन के डैमेज होने की वजह से थी। अब अगर हम लोग सामाजिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, तो अब इसमें दोनों चीज़ें मोर और लेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं बहुत ज़्यादा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर व्यक्ति में एक एज के बाद उत्पन्न इसलिए होती हैं क्योंकि जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो वो अपने लिए और समाज के लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं रह जाता। वो पैसा कमाना कम कर देता है, उसकी अर्निंग ख़त्म हो जाती है, वो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगता है, या वो अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज़ करता है। ऐसे में कभी कभी
एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार खर्चा कौन करेगा। अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो वो आपस में ये क्वेश्चन उठने लगता है कि इनके जो भी दवाई का खर्चा है, जो भी इनकी सेवा का खर्चा है, वो कौन सा भाई देगा। तो जब इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स परिवार में उठने शुरू हो जाते हैं तो उसका असर माँ बाप के ऊपर पड़ता ही है। वृद्ध माँ बाप ये सोचते हैं जिन बच्चों को मैंने इतने सालों तक पढ़ा लिखा करके, सेवा करके इनको बड़ा किया, आज किसी लायक बनाया, आज ये लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मेरे ऊपर कौन खर्चा करेगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये समाज में होता ही है। क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह सकते भाई अगर एक लड़का 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, दूसरा लड़का 20,000 रुपये कमा रहा है, तो मानी बात है 20,000 वाला पीछे हटेगा अपने पिता की सेवा करने, वो कहेगा वो जो 1 लाख कमा रहा है वो कर दे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो सोसाइटी में होती ही होती हैं। लेकिन इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि जो वृद्ध माँ बाप हैं उनको लगता है कि मुझे लोगों ने दुत्कार दिया, मेरी अब कोई सेवा नहीं करना चाहता, मेरा कोई काम नहीं करना चाहता। फिर अगर मान लीजिए फाइनेंसेस के अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट देखिए कि अब घर में बहू आई है, बहू नहीं सेवा करना चाहती है अपने ससुर और सास की, ऐसी स्थिति में भी फिर डिप्रेशन, लड़ाई और तनाव आपस में बनना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि बहू काम नहीं करना चाहती हैं या बच्चे लड़ते हैं आपस में, तो इस परिवार को एकजुट करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, परिवार को एकजुट करने का उपाय सिर्फ एक है, वही जो समाज में हर जगह अप्लाई होता है। आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। माँ बाप अपने बच्चों को भी रिस्पेक्ट दें, बच्चे माँ बाप को भी रिस्पेक्ट दें। एक उम्र पे जबकि माँ बाप भी मेंटली और फिजिकली स्वस्थ हैं और बच्चे भी मेंटली और फिजिकली स्वस्थ हैं और अपना काम धाम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक होना गलत है। एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक मत होइए, आप अपनी लाइफ जिए, आप अपनी लाइफ लीड करिए और एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे की मदद करिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब आप पिता हैं तो बच्चा चाहे 40 साल का भी हो गया तब भी आप उसको बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो 40 साल का व्यक्ति है तो उसको एक 40 साल के व्यक्ति की तरह ट्रीट करिए। आप उसको 15 साल के लड़के की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। पर अक्सर ऐसा देखने में आया है कि वृद्ध लोग जो हैं वो इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो अपने 40 साल 45 साल के बच्चे को भी एक 15 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और उस उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी उतनी ही बात माने जितना कि 15 साल का बच्चा मानता है। वो तो संभव नहीं है। जो व्यक्ति 40-45 साल का हो गया वो अपने हिसाब से सोचेगा, अपने ढंग से करेगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो सर, इसका कारण अनुभव भी हो सकता है कि उन्हें जैसे कि बच्चे तो 40 साल के हैं लेकिन वो 60 साल 80 साल के हैं तो उन्हें अनुभव ज़्यादा है। वो हम मान रहे हैं अनुभव ज़्यादा है, लेकिन आपको सामने वाले की इच्छाओं का, उसकी योग्यता का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं ही सही हूँ और सामने वाला व्यक्ति या मेरा बेटा जो है वो अभी बच्चा है, अगर उनके मन में ये फीलिंग है कि वो कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा तो समस्या उत्पन्न होगी। और ये खासतौर से समस्या उन जगहों पे उत्पन्न होती है जहाँ पे एक ही बिजनेस है, एक ही काम है, जो पिता भी कर रहा है, उसका बेटा भी कर रहा है, उसके बेटे भी कर रहे हैं। वहाँ पे अक्सर ये समस्याएं पैदा होती हैं कि पिता जो है वो बच्चों को कोई निर्णय लेने ही नहीं देता। तो ऐसे में फिर परिवार में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं। जैसे सर आपने बताया लड़ाई झगड़े, रोका टाकी, तो इसका उपाय परिवार वाले क्या निकालते हैं कि उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दें। तो क्या इससे बचने के लिए वृद्धाश्रम एक सही परिणाम है? वृद्धाश्रम को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि केवल वृद्धाश्रम में वो लोग नहीं जाते जिनके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। वृद्धाश्रम में वो लोग भी जाते हैं जिनका कोई नहीं है। एक महिला है, उसके पति का देहांत हो गया, लड़की है, उसकी शादी हो गई, वो कहाँ जाएगी वो औरत? वो अगर 70 साल 75 साल की उम्र में उसके पति की डेथ हो चुकी है और उसकी लड़की की शादी हो चुकी है, तो वो महिला कहाँ जाएगी? तो उसके लिए वृद्धाश्रम जैसी जगह तो होनी चाहिए ना, जहाँ पे जाके वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। या एक कपल है, एक बुढ़े मियाँ बीवी हैं, वो लोग मान लीजिए एक बड़े से घर में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी उम्र ढलती जा रही है और अचानक एक दिन ये होता है कि वृद्ध के टांग की हड्डी टूट जाती है। तो वो जो वृद्धा है, उसकी पत्नी है, वो उसका कैसे सेवा करेगी? क्योंकि वो अगर 75 साल का है तो वो भी तो 72-73 साल की होगी।
वो अगर 80 साल का है तो वो भी तो 76-77 साल की होगी, तो वो कैसे उसकी सेवा करेगी। तो ऐसी जगहों के लिए, ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम एक बहुत अच्छा उपाय है। और रही बात वृद्धाश्रम को बुरा माना जाए, तो बुरा तो वो एक जनरल टर्म में वृद्धाश्रम को बुरा इसलिए माना जाता है कि भाई घर वाले बच्चों ने निकाल दिया आपको घर से, इसलिए आपने वृद्धाश्रम चले गए। हम कहते हैं ठीक है, आपकी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नहीं आप साथ रह पा रहे हो, आप अलग अलग रहो, ठीक है। लेकिन वृद्धाश्रम का एक फ़ायदा ये भी है कि जब जो व्यक्ति घर में घर वालों के साथ, बच्चों के साथ नहीं रह पा रहा है, वो अगर जब वृद्धाश्रम जाएगा तो उसको 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण वहाँ मिलेंगी। पहला तो उसको मेडिकल एड्स जो है वो समय पे मिल जाएगी, क्योंकि जो वृद्धाश्रम होगा वहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था जरूर होगी। और दूसरा उसका मन लगेगा, वहाँ उसको अपनी उम्र के लोग मिलेंगे जिनके साथ बैठ करके वो अपना मनोरंजन कर सकेगा। अगर नहीं पट रही है बच्चों में और माँ बाप में, तो आप उसको ज़बरदस्ती तो नहीं बैठा सकते। हाँ ठीक है, कानून में ज़रूर ऐसा प्राविधान है कि जिसमें केयरटेकर जो है उसको कानून बाध्य कर सकता है कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जैसा कि हमने तो आपसे काफ़ी प्रश्न पूछ लिए, कोई ऐसा प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो और हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो आप अपनी तरफ से बता दीजिए, जो मैं आपसे ना पूछ पाई। देखिए, इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट रह गई है अपने डिस्कशन में, जो डिमेंशिया से ही रिलेटेड एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रह गई है जी। आपको हमेशा ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उसका भूलने की एक्सटेंट क्या है, वो क्या क्या चीज़ें भूल रहा है। क्योंकि वो आपके साथ रह रहे हैं, आप हमेशा उनके साथ रह रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या क्या भूल रहे हैं। उसका एक रफ असेसमेंट आप खुद करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी डॉक्टर से करवाइए, किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से करवाइए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा डर इस बात का रहता है कि अगर गलती से वो घर के बाहर निकल गए तो वो घर में वापस लौट के नहीं आ पाएंगे, और ऐसी स्थिति में सड़क किनारे कुपोषण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे अक्सर करके केसेस सामने में आते हैं जहां व्यक्ति जो है गलती से घर के बाहर निकल गया और फिर उसके बाद वो कभी घर लौट के आ नहीं पाया। इसलिए अगर आपको ये अंदाज है कि व्यक्ति जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, जो वृद्ध हैं घर के, अगर वो इतना ज़्यादा चीज़ों को भूल गए हैं कि वो अपने घर भी वापस नहीं आ सकते, घर पहचान नहीं सकते, तो कोई ना कोई एक नेम प्लेट टाइप की चीज़ उनके गले में लटका दीजिए, या उनको कोई इस टाइप का मोबाइल दे दीजिए जिसमें कि आपके सारे डिटेल्स हों, कि अगर कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम हो तो किसी से भी मदद ले करके अपने घर वापस आ सकें। और उनको ये ट्रेन किया जाए कि भाई आप अगर कुछ भूल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस मोबाइल से या इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए जो आप अपने पास हमेशा रखिए। इस प्रकार हम बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सर, हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सौरभ टंडन जी, जिन्होंने बुजुर्गों की मानसिकता और उन पर हो रहे अत्याचार और उससे उपाय के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया। आगे भी आपको ऐसे ही चिकित्सकों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए MTS टॉक शो पे। आपके साथ मैं हूँ गायकी।